स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरिया। वंश माइकोबैक्टीरियम के अंतर्गत अनेक मर्दपोशी तथा 2 रोगजनक जातियाँ आती हैं। अधिकांश मर्दपोशी जातियाँ जमीन में अपमार्जक या स्कैवेंजर के रूप में कार्बनिक यौगिकों का विघटन करती हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का विघटन का कार्य करती हैं। अन्य मर्दपोशी जातियाँ धूल, मिट्टी, दूध, मक्खन व भूसे आदि पदार्थों के अंदर पाई जाती हैं। वंश माइकोबैक्टीरियम में 2 रोगजनक जातियों का मुख्य रूप से अध्ययन हम करते हैं और इसमें ये 2 जातियाँ थीं। एक जाति है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोवाइन तथा दूसरी जाति है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्लास साइजोमाइसिटीज तथा ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटीज के अंतर्गत आती है। इसको आर कोच ने 1882 में खोजा था। हैबिट हम इसकी देखें तो ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से मनुष्य में परजीवी के रूप में पाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोवानी मनुष्य के साथ साथ स्तनी वर्ग के अन्य जो जंतु हैं उनमें भी परजीवी के रूप में पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अदर स्तनधारी जो जंतु हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर भी ये परजीवी के रूप में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल संरचना को हम देखें तो माइकोबैक्टीरियम प्रजाति के बैक्टीरिया 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक लंबे होते हैं तथा 0.3 से 0.6 माइक्रोन तक ये चौड़े होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी देखें तो हमें ये सीधे या वक्र गोलाकार सिरों वाले दिखाई देते हैं और ये मुख्य रूप से ग्रेम धनात्मक दंडाणु जीवाणु होते हैं। वातावरणीय परिस्थितियाँ तथा कल्चर माध्यम के अनुसार ये अपनी आकारिकी को परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए हमें ये वातावरणीय कारकों के अनुसार विभिन्न आकारिकी रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका द्रव्य में इसमें हमें कणिकाएँ, रिक्तिकाएँ दिखाई देती हैं तथा इसमें डीएनए उपस्थित होता है। इसका डीएनए का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि इसमें ग्वानिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजन अक्षारों की मात्रा 62% से लेकर के 70% तक पाई जाती है, अर्थात इसकी डीएनए में ग्वानिन तथा साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है, या ग्वानिन तथा साइटोसिन नाइट्रोजन अक्षार डीएनए में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संवर्धन कल्चर लक्षण इसके देखें या संवर्धन लक्षण हम देखें तो ये सिलेक्टिव मीडिया के अंदर कल्चर होता है या इसको वर्णात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लिसरीन, अगर, ग्लिसरीन आलू, एस्परजिन, पोटेशियम फॉस्फेट, अंडे आदि ऐसे माध्यम हैं जिसके अंदर ये जीवाणु वृद्धि करता है या पनप सकता है या बढ़ सकता है। तापमान के संदर्भ में हम देखें तो इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर इसकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात ये जीवाणु 30 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम पर तथा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होने पर ये वृद्धि नहीं कर पाता। इसके लिए अनुकूलन तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के टेम्परेचर या स्तनधारियों के टेम्परेचर के समान होता है, इसलिए ये स्तनधारियों तथा मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन आसानी से कर पाता है। जिस कल्चर मीडिया में पाया जाता है जिसका पीएच 6.4 से लेकर 7.4 तक होता है, यानी इसका स्वयं का भी पीएच 6.4 से लेकर के 7.0 तक होता है, और ये ऐसे कल्चर मीडिया के अंदर आसानी से वृद्धि कर सकता है। इसकी प्रतिरोध
प्रतिरोधक क्षमता देखें या इसकी रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस पावर को हम देखें तो ये जीवाणु सूर्य की रोशनी तथा पाश्चुराइजेशन करने से कुछ ही समय या कुछ ही घंटों के अंदर ये मर जाते हैं, मगर आंसू जल में ये कुछ सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। बहते हुए जल में ये लगभग 1 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। मिट्टी व खाद में ये 6 महीने तक, अमाशय के रस में ये 6 घंटे तक जीवित रहते हैं। अर्थात गैस हम देखें अमाशय का जो गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर 6 घंटे तक जीवित रह सकता है, तो इस जीवाणु को अगर खा लिया जाता है खाद्य पदार्थों के साथ, अगर इंटेक कर लिया जाता है तो ये अमाशय के अंदर भी ये 6 घंटे तक जीवित रह सकता है और रोग को फैला सकता है। आंसू जल में ही जैसे ही ये कुछ सप्ताह तक रहता है, बहते हुए जल में 1 वर्ष तक रह सकता है, मिट्टी और खाद में 6 महीने तक रह सकता है, तो हम जानते हैं कि ये जीवाणु ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही घातक हो सकता है जब इसकी बीमारी मनुष्य को लग जाती है तो, या अन्य स्तनधारियों को लग जाती है। रोग के संदर्भ में इसमें देखें तो ये जीवाणु वायु द्वारा सांस से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लंग्स को अधिकतम रूप से इन्फेक्टेड करते हैं तो वायु के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा इसका माध्यम ये है कि आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से ये रुधिर में विलय होकर के शरीर की विभिन्न अंगों में पहुंच सकते हैं और वहाँ पर क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस रोग को जन्म दे सकते हैं या जंतु को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसमें ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अंग जो मुख्य रूप से इनके द्वारा प्रभावित होते हैं तो मुख्य रूप से बोन्स, अस्थियाँ, पेट, स्टोमक में गुर्दे, किडनी, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु जिसे हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, इन रोगों में ये मुख्य रूप से पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहाँ पर ये आवासित होकर कि उनको क्षय रोग से या ट्यूबरकुलोसिस डिजीज से रोगग्रस्त कर देता है। या स्तनधारी या जिन जंतु में ये किसी भी माध्यम से जब प्रवेश कर जाता है तो अस्थियाँ, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु आदि भागों में पहुँच करके ये उन्हें रोगग्रस्त करने का कार्य करता है या रोगाणु वहाँ पर ये बने रहते हैं और जंतु को रोगी बना देते हैं। मुख्य रूप से ये जीवाणु सांस के माध्यम से फेफड़ों में पहुँचता है और पहुँचने के बाद में वहाँ पर ये ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग कर देता है। फेफड़े अक्षय हो जाते हैं। जंतु के फेफड़ों में कमजोरी आने के बाद में श्वास की कमी होती है, जंतु थका हुआ महसूस करता है और थका हुआ महसूस करने के कारण जंतु किसी कार्य को नहीं कर पाता और धीरे धीरे वीक हो जाता है। रोग कैसे फैलता है इसको हम देखें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये प्रदूषित भोजन के द्वारा या जल के द्वारा रोगी में पहुंचता है या किसी भी व्यक्ति में पहुंच सकता है। जैसे ही कोई भी प्रदूषित भोजन ले लिया जाए या जल का इंटेक किसी भी जीव के द्वारा जब कर लिया जाता है तो ये उस जंतु में पहुंच जाता है, या जब जंतु किसी रोगी के संपर्क में आता है या ऐसे व्यक्ति जिसके पूर्व में भी ट्यूबरकुलोसिस नामक की बीमारी है उसके संपर्क में आने से भी ये रोग वहाँ पर फैल जाता है या उस जंतु के अंदर भी फैल जाता है। मुख्य रूप से इससे बचने के लिए रोगी की पहचान कर उसको एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ दी जाती हैं, उसके माध्यम से इसका निदान किया जाता है। निवारण करने के लिए मुख्य रूप से इसमें बच्चों को BCG के टीके लगाए जाते हैं। BCG के टीके लगाने से बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और ये रोगाणु बच्चों में फैलता नहीं है। साथ साथ रोगी को स्वस्थ मनुष्य से दूर रखा जाता है, अर्थात जो रोगी है इस बैक्टीरिया से जो ग्रसित है उसको हेल्दी मनुष्य से दूर रखना चाहिए। उसके खाने पीने रहने के जो भी पदार्थ हैं जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, उनको स्वस्थ मनुष्य से दूर रखने चाहिए जिससे ये बैक्टीरिया आगे ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं कर सके। इस प्रकार से हम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को अध्ययन करते हैं। धन्यवाद। ज्ञान से है तो मेरे दम छपने क्यों कौन लगा ये टीका BCG वाला तो प्रदूषित भोजन खाइए टावरा बन के ले